सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप है सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। कल यार थोड़ा सही से पढ़ा नहीं पाया था मैं, ठीक है। तो वैसे वीडियो तो मैंने डाल दिया, ठीक ठाक ही बता देता, लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ थी जो मैं भी सही कर देता हूँ। क्या है कि यार थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो थोड़ा सा आपको पता ही है। तो खैर छोड़ते हैं इस बात को और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज से। मतलब आज वो जो हमने कल पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज़ करते हैं, उसके बाद हम आज क्या पढ़ेंगे वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से स्टार्ट किया था, यानी कि गुडविल को निकालने के हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। हमने देखा था हमारे पास 5 टोटल मेथड होते हैं। एक तो हमारे पास एवरेज मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड होता है जो कि हमारा तीसरा मेथड होता है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होता है। तो ये 5 हमारे पास मेथड होते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था, वो तो अभी हमने उसके बारे में कुछ देखा नहीं था, वो हमने वैसे ही देखा था। अब देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा लिखा हुआ है, लिखा हुआ ही यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए मैं कल थोड़ा वैसा हो गया था। खैर छोड़ो, अब मैं बताता हूँ। देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो परचेज ऑफ ईयर का मतलब क्या होता है, ये दिखाता है, मतलब ये बताता है कि जो नया बायर है, वो पुराना बायर यानी कि जिससे उसने बिजनेस खरीदा, उसके रेप्यूटेशन के भरोसे कितने सालों तक सेम लेवल का प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। क्या बोला मैंने, ये दिखाता है कि एक नया बायर पुराने बायर के नाम और रेप्यूटेशन के भरोसे, पुराने बायर या फिर जो बिजनेस था उसके रेप्यूटेशन और नाम के भरोसे कितने सालों तक वो प्रॉफिट कमा सकता है सेम लेवल का, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। तो उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना आपको लिख देता हूँ, एक बार लिखवा देता हूँ ऐसे ही एकदम सिंपल भाषा में। आप लिख लेना, ठीक है। इसको देख देख के मैं जैसे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज हिंदी में ही लिखवाता हूँ क्योंकि इसका कोई डेफिनेशन वगैरह पूछेगा नहीं। बस ये क्योंकि देखो यार थोड़ा ना बताते नहीं ना, तो अंदर से थोड़ा अजीब सा लगता रहता है, इसलिए ये दिखाता है ये दिखाता है कि नया बायर पुराने बिजनेस के नाम और रेप्यूटेशन के भरोसे बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के कितने सालों तक सेम लिख के लेके आया हूं मैं, सेम लेवल का प्रॉफिट कमाता रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, तो अब इस पे ज़्यादा डिस्कशन करते नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज देखा था, उसके बाद हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारे दो थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा था वेटेड एवरेज। तो हम उसमें सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हम यहाँ पर देख रहे थे। तो हमने यहाँ पर देखा था कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर हम गुडविल निकालते हैं तो सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद फिर हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी बहुत बड़ा डिस्कशन कर दिया है, मतलब लिख ही दिया मैंने डायरेक्ट। तो अब देखो, आप भी ऐसे ना, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कुछ कन्फ्यूजन हो, तो टीचर जो बोल रहा है आप उसको ऐसे हिंदी में उसको लिख सकते हो, ठीक है। आप कोई शर्माने की बात नहीं है, आपकी कॉपी है, आप समझने के लिए बना रहे हो, तो आराम से आप इसे ऐसे मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है ना। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट से हमने निकाला, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद हम फिर गुडविल निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने निकाल के भी दिखाया था कि सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिया हुआ था कुछ सालों का, यानी 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था। तो उन 5 साल के प्रॉफिट का हमने यहाँ पे सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट वैसे ही जैसे आप बचपन में करते थे वैसे ही निकालते हैं, यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं है। तो वो 1,20,000 आया था। फिर गुडविल हमने कैसे निकाली, 1,20,000 इंटू 3 कर दिया तो हमारा 3,60,000 यहाँ पर गुडविल आ गया था, ठीक है ना। ठीक है चलो, उसके बाद
हमारा हमने यहाँ पे आगे बढ़े थे, तो हमने यहाँ पर एक और छोटा सा मतलब है तो बड़ा कंसेप्ट देखा था कि कभी-कभी जो हमें प्रॉफ़िट गिवन होता है, कभी-कभी जो हमें प्रॉफ़िट गिवन होता है, वो एक्चुअल प्रॉफ़िट नहीं होता, वो एक्चुअल प्रॉफ़िट नहीं होता, ठीक है? यानी कि उसमें कुछ ना कुछ अभी मिक्सिंग है, यानी कुछ ना कुछ उसमें मिलावट है, गंदा है वो भी, ऐसे समझ लो। तो हमें उसको क्या करना होता है, साफ़ करना होता है, तो हम साफ़ करते हैं, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, एक्चुअल प्रॉफिट मिलता है। एक्चुअल प्रॉफिट को हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं, यानी कि वो प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन रहेगा, वो प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन रहेगा। अभी आपने देखा ना, अभी आपने देखा कि बिना एक्स्ट्रा मेहनत के कितने सालों तक सेम लेवल का प्रॉफिट कमाता रहेगा, कितने सालों तक, यानी कि आगे की, यानी कि फ्यूचर में जो है, यानी कि आपको सिंपल से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने यहाँ पर देखा था, कुछ आइटम देखे थे, जैसे कि एबनॉर्मल लॉस, मतलब कुछ आइटम को हम यहाँ पे ऐड करते हैं और कुछ आइटम को हम यहाँ पे लेस करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बढ़िया बताया क्या हमें ऐड करना है, क्या हमें लेस करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इन टर्म्स का डिस्कशन कर रहे थे, तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ऊपर में दिखाऊँ तो आपको ये देखो, एबनॉर्मल गेन हमने और एबनॉर्मल लॉसेस हमने डिस्कस कर लिया था। तो एबनॉर्मल गेन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, एबनॉर्मल गेन को हम एबनॉर्मल गेन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं प्रॉफिट में से, जो हमारा गंदा प्रॉफिट था उसमें से हम माइनस करते हैं एबनॉर्मल गेन को, तो हमारा शुद्ध प्रॉफिट निकल के आता है, यानी साफ सुथरा प्रॉफिट निकल के आता है। उसके बाद जो हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है उसे हम ऐड करते हैं प्रॉफिट में, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले तो देखो आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, सबसे पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और दूसरा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कहते हैं उस खर्चे को जो जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि ऐसा खर्चा जिसका हमें बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा का मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने कुछ खरीदा, मान लेते हैं कुछ एसेट खरीदे, एसेट में आपने खरीदा क्या, एसेट में आपने मान लेते हैं एक मशीन खरीदी, ठीक है, एक मशीन खरीदी। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी कि ये जो मशीन है, ऐसा तो नहीं है कि आज आपने खरीदा कल इसका काम खत्म हो गया, नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे खर्चे जो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे खर्चे जो हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए जो खर्चे करते हैं उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। समझ में आया आपको। तो ये तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आया, ऐसे खर्चे जो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो शॉर्ट टर्म के खर्चे होते हैं, ठीक है, जैसे कि रेंट देना, ठीक है, रेंट देना, ये सब हो गया। एक सेकेंड। तो हाँ ठीक है, अब हाँ सही हो गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा लॉन्ग टर्म वाला होता है खर्चा, लॉन्ग टर्म का खर्चा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा शॉर्ट टर्म का खर्चा है, ठीक है। तो ठीक है, चलो। तो अब हमने यहाँ पर देखो क्या किया, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि देखो, अब हमने मान लो, अब आपने देखो मशीन परचेज किया, ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं। मशीन आपने परचेज किया, मशीन आपने परचेज किया, लेकिन ये जो आपने मशीन परचेज किया ना, ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए था, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए था, लॉन्ग टर्म के लिए था। लेकिन आपने इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने इसको बुक में रिकॉर्ड कर दिया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। बुक में आपने कैसे रिकॉर्ड कर दिया, इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया। तो आप ये हमें करना क्या था, हमें रिकॉर्ड क्या करना था, एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस आपने कर आपने दिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए इसको। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले तो आपको देखो करना क्या है। तो इसको सबसे पहले तो क्या करना है, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने एक मशीन खरीदा। अब हम एग्जांपल लेते हैं बढ़िया वाला। हमने यहाँ पर मशीन खरीदा, ठीक है, मशीन खरीदा, यहाँ पर कितने का खरीदा हमने,
2 लाख रुपए का मशीन हमने खरीदा और 2 लाख का हमने मशीन खरीदा। अब इस 2 लाख के मशीन को हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना था, लेकिन हमने इसको क्या मान लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना था हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको मान लिया। ठीक है, तो देखो हम इसको करेंगे कि आपको बस इतना ही ध्यान रखना है जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो गिवन प्रॉफिट हमारे को मान लेते हैं दिया था, गिवन प्रॉफिट हमारे पास था 5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, 5 लाख रुपीज़ का, 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है ना, 5 लाख रुपीज़ का हमारा गिवन एक्सपेंडिचर था। अब ऊपर जाओ, आप यहाँ पर जाओ, अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको हमने देखो क्या किया है, उसको हमने क्या किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ गया, ये देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, उसको हमने क्या किया है, ऐड किया है, इसको हमने क्या किया है, ऐड किया है। तो गिवन प्रॉफिट हमारा 5 लाख था और कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऐड करना है और मैं अभी इसका लॉजिक भी बता रहा हूँ क्यों हम कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, अभी मतलब इसको हमें सही करना जरूरी है, ऐसा क्यों जरूरी है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आप मेन चीज़ लिख लो। तो गिवन प्रॉफिट दिया तो हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ऐड करेंगे, यानी कि इसमें हमारा जो 2 लाख का अमाउंट है वो प्लस हो जाएगा। इसमें हमारा जो 2 लाख का अमाउंट है वो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा सही प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर 7 लाख रुपए। लेकिन अब देखो क्या होगा, यहाँ पर हम लेस क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेस क्या करेंगे, ये आपको खुद ही करना होगा। यहाँ पर हम लेस क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन ऑन इट। अब देखो ऊपर जाओ आप, यहाँ पर अगर आप देखो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को तो हमने ऐड किया है। ठीक है, क्या किया है, ऐड किया है। लेकिन यहाँ पर देखो डेप्रीशिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो मान लेते हैं डेप्रीशिएशन हमारा था 10% का। तो अब देखो इस पे इसका हमें 2 लाख का हमें 10% निकालना, तो कितना हो जाएगा, वो 20,000 हो जाएगा। तो अगर आप इसको माइनस कर दोगे इसमें से तो 6,80,000 रुपये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 6,80,000 हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। अब सबसे पहले तो अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ऐड करना क्यों जरूरी है। अब देखो होता क्या है, जो भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, जो भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक P&L अकाउंट बनाता हूँ। तो जो भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू इनकम होती है वो हम P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। P&L अकाउंट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। तो अब देखो होगा क्या, अब आपने जो भी सबसे पहले तो देखो जो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और जो भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और जो भी हमारा रेवेन्यू है सेट रिकॉर्ड हम करते हैं। पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था। अब देखो अब हमने जो 3 लाख का खरीदा था, 3 लाख का वो खरीदा था, 3 लाख का क्या खरीदा था हमने, सॉरी 3 लाख नहीं, कहाँ गया, यहाँ पर देखो मशीन खरीदा था हमने 2 लाख रुपए का। मशीन हमने कितने का खरीदा था, 2 लाख रुपए का। अब इसे सबसे पहली बात तो हमारा P&L अकाउंट में जाना नहीं चाहिए था क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्योंकि ट्रीट कर लिया तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिया 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख यहाँ पर हमने लिखा तो ये 2 लाख यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, लिख दिए। तो मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट था कितने का, मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट था, वही देखो हमारा प्रॉफिट आ रहा था, सॉरी 1 मिनट छोड़ो, हटाओ उसको। हमारा प्रॉफिट मान लो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट बचना चाहिए था ना, तो वैसे मैं मान लेता हूँ कि सबसे पहले तो हमारा 10 लाख का प्रॉफिट था। ठीक है, 10 लाख का हमारा प्रॉफिट था। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो कितने का था, हमारा 10 लाख रुपए का था, 10 लाख रुपए का था। ठीक है, तो ये हमारा कितने का था, 10 लाख
रुपीज़ का था, तो 10 लाख रुपए का था। तो यहाँ पर देखो अगर मैं वैसे करूँ 10 लाख रुपए 10 लाख रुपीज़, और ये नहीं होता, ये नहीं होता, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको मिटा, अरे सारा मिट गया ये तो। अभी फ़िलहाल मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ध्यान देना इस चीज़ पे। तो मेरा प्रॉफिट कितने का आ रहा है, मेरा प्रॉफिट आ रहा है 10 लाख रुपए का। मेरा प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 10 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट आ रहा है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, तो मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर मेरा एक मशीनरी का एक्सपेंस दिख रहा है, ठीक है। मशीनरी का एक्सपेंस दिख रहा है 2 लाख रुपए का, मशीनरी का एक्सपेंस दिख रहा है 2 लाख रुपए का। अब यहाँ पर ये 2 लाख क्योंकि आ गया, तो मेरा यहाँ पर 10 लाख का प्रॉफिट नहीं आएगा, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कम दिखाएगा। क्या दिखाएगा, प्रॉफिट मेरा कम दिखाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 8 ही लाख रुपए दिखाएगा। तो क्या ये 8 लाख का प्रॉफिट सही प्रॉफिट है, क्या ये 8 लाख का प्रॉफिट क्या सही प्रॉफिट है? नहीं सर, ये सही प्रॉफिट नहीं है। तो अगर हमें सही प्रॉफिट कितने का था, 10 लाख का, अगर हमें 10 लाख का प्रॉफिट सही प्रॉफिट जो है निकालना है, तो ये 2 लाख हमें इसमें क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। 2 लाख मतलब सॉरी, ये 10 लाख लाने के लिए हमें इस 8 लाख यानी कि जो हमारा अभी नेट प्रॉफिट आया है, ये जो नेट प्रॉफिट आया है, इस नेट प्रॉफिट में मैं ऐड करूंगा, तभी मेरा सही प्रॉफिट दिखेगा, है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ये 2 लाख रुपए मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, यानी कि जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया था, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा एक सही प्रॉफिट निकल के 10 लाख का आएगा। यानी कि देखो हमने नेट प्रॉफिट में ऐड किया ना, इसे नेट प्रॉफिट में ऐड किया। यहाँ पर भी हमने 5 लाख का हमारा प्रॉफिट दिया हुआ था, तो उसमें हमने यहाँ पर ऐड किया, तो जाकर के हमारा फिर सही प्रॉफिट आया। अब देखो, अब आपने क्या किया था, अब कोई सा भी मशीन आपने खरीदा, मान लेते हैं यहाँ पर मशीन आपने खरीदा, तो आपने क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हैं कि कोई भी मशीनरी मान लेते हैं हमने यहाँ पर 2 लाख का खरीदा था और उस पे 10 लाख का डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो उसका उस साल का 10% डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, 10% डेप्रिसिएशन मान लो यहाँ पर तो आएगा, यहाँ पर 10% डेप्रिसिएशन आएगा, तो उसका 10% डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये हो गया। तो अब एक्चुअल प्रॉफिट निकालो क्या होगा, तो इसे ऐड करेंगे, और यहाँ पे लिखा है तो हम इसमें से क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से एक तरीके से माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट में से हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो इसको आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो डेप्रिसिएशन क्या किया होगा, सोचो, हमने डेप्रिसिएशन हमने जो भी हमारा प्रॉफिट है उसमें से हमने माइनस नहीं किया होगा, क्योंकि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर माना ही नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो हमें ट्रीट करना है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो डेप्रिसिएशन लगना था वो भी हम नहीं लगाएंगे। तो वो एक खर्चा है जो अराइज हो रहा है, तो वो हम कहाँ से काटेंगे, प्रॉफिट में से काटेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लेस किया डेप्रिसिएशन ऑन इट, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसको हमने ट्रीट कर लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसकी वजह से हमारा जो पीएनएल में प्रॉफिट है वो कम आएगा, एक तरीके से कम आएगा। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट के अंदर, जो कि हमने किया। उसके बाद क्योंकि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया था, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लगने वाला डेप्रिसिएशन है वो हमने अभी भी एक्सपेंस नहीं दिखाया, यानी कि माइनस नहीं किया था। तो हम उसको क्या करेंगे, अब माइनस कर लेंगे। तो अब हम माइनस करेंगे तो उसके बाद हमारा सही प्रॉफिट आएगा। तो इसका ट्रीटमेंट ये है। तो अब मैंने एक समझा दिया, अगला वाला मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमने समझ लिया। अब देखो, अब हमने क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लिया हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि इतना हर कंसेप्ट मतलब आइडेंटिकल है, आप मतलब ओपोजिट है, तो आप समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पर भी गिवन प्रॉफिट था हमारा, मान लेते हैं गिवन प्रॉफिट था हमारा 2 लाख रुपए का, ठीक है, 2 लाख रुपए का। अब हमने कुछ रेवेन्यू मान लेते हैं, कुछ सैलरी दी, ठीक है, मान लेते हैं कुछ सैलरी दी हमने, 20,000 रुपये की सैलरी दी, 20,000 रुपये की सैलरी दी। अब इस 20,000 की जो हमने सैलरी दी है, ये हमने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। ऐसा मान लिया कि अरे हमने तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया। अब आप ऊपर जाओ, आप वैसे पीएनएल वाला भी दिमाग लगा सकते हो, लेकिन वो खुद से लगाना, ठीक है, मैं नहीं बता रहा अभी फिलहाल। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, तो हमारे गिवन प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितना हो गया, 20,000 रुपये हम यहाँ पे लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे सर, ऐड क्या करेंगे, देखो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, डेप्रीसिएशन ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि डेप्रीसिएशन जो इस पे लगा,
डेप्रीसिएशन जो इस पे लगा तो मैं लिख देता हूँ डेप्रीसिएशन ऑन इट। डेप्रीसिएशन ऑन इट हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। तो देखो मान लेते हैं 10% का डेप्रीसिएशन था 20,000 रुपये, तो 10% निकालो 2,000 रुपये हो गया। 2,000 रुपये हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखो ऐसा हुआ क्यों, मैं थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, ठीक है। यानी कि हमने प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट था उसमें हमें खर्चा दिखाना था लेकिन हमने नहीं दिखाया, तो अब हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं। उसके बाद देखो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया था, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रीसिएशन लगता है, हमने डेप्रीसिएशन माइनस किया होगा प्रॉफिट में से, डेप्रीसिएशन को माइनस किया होगा प्रॉफिट में से, तो इसलिए हम उसको अब जाकर अब क्या कर रहे हैं, ऐड बैक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको निकालोगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये करेक्ट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 2 लाख में से 20,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 1,80,000 और 182। तो ये क्या है, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है। यानी कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, ये एक्चुअल प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से हमें देखना है। आपको अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, कंसेप्ट वगैरह समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा, तो आप बस इतना याद रखो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमें लेस करना है। अब देखो याद भी नहीं रख पा रहे हो तो फिर यार दिक्कत वाली बात है फिर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ चलो, होप है सही से समझा पा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक होता है हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऊपर हमने देखा था, यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखो, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं ऊपर चलता हूँ और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में आपको बताता हूँ क्या होता है। अब देखो यहाँ पर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को समझने से पहले हम क्या करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को समझने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही समझते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दोज इन्वेस्टमेंट that made to earn revenue by investing surplus fund and not for furtherance of on बिजनेस, ठीक है, नॉट फॉर फर्दरांस ऑफ ओन बिजनेस। अब देखो क्या है, अब ये क्या है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ना यहाँ पर एक चीज़ और समझा देता हूँ, समझाना ही पड़ेगा। एक होता है हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, क्या होता है हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि हम करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि मान लो ये हमारी एक कार की कंपनी है, कौन सी कार की कंपनी है, मान लेते हैं कौन सी कार की कंपनी निकाले, पोर्चे निकालते हैं, ठीक है, पोर्चे निकालते हैं, बढ़िया। अब पोर्चे ने क्या करा, यहाँ पर एक और दूसरी गाड़ी निकाल लेते हैं, वॉल्क्सवैगन, ठीक है, क्या सर एक ही कंपनी है, कंपनी का ओनर ही बिठा दिया, अब पता नहीं मेरे को, ठीक है, क्या हटाओ उसको, दूसरा लेते हैं। ये एक दूसरी कंपनी ले लेते हैं हम, कौन सी लें, गाड़ी का नाम याद नहीं आ रहा यार, मजराटी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब पोर्चे ने इन्वेस्ट करा मजराटी के अंदर। देखो अगर आप देखोगे तो पोर्चे भी कार की कंपनी है और ये मजराटी भी कार की कंपनी है, ठीक है, तो दोनों ही कार की कंपनी है। तो ये इसमें इन्वेस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कर रही है कि देखो मतलब गाड़ी खरीदनी चाहिए, मैं इसमें ऐसा मतलब ऐसा कुछ अपने बिजनेस के फर्दरांस के लिए, ठीक है। हम इन्वेस्ट यानी कि पोर्चे इन्वेस्ट कर रही है, देखो पोर्चे इन्वेस्ट कर रही है, किस लिए इन्वेस्ट कर रही है, फर्दरांस ऑफ ओन बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है, वो इन्वेस्ट कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब देखो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दोज इन्वेस्टमेंट दैट मेड टू अर्न रेवेन्यू, यानी कि जो प्रॉफिट कमाने के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एंड नॉट फॉर फर्दरांस ऑफ ओन बिजनेस, यानी कि अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे,
हम प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वैसे इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको हम लेस कर देते हैं फ्रॉम प्रॉफिट, लेस फ्रॉम प्रॉफिट। जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से हम कैसे कर देते हैं, लेस कर देते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। ओके, समझ में आया आपको। तो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, देखो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कंसेप्ट खत्म हो जाता है जो भी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखो ज़्यादा दिमाग चलाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब बस एक छोटी सी बात मैं और बताता हूँ, देखो यहाँ पर जैसे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, आपको क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, बस आपको पहचानना है। अभी आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आप पहचान जाओगे, ठीक है। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को भी हम ऐड करेंगे, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को भी हम ऐड करेंगे। लेकिन अब एक बात समझना यहाँ पर छोटी सी, अब एक बात समझना, अब एक बात समझना, देखो ये मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, ये मेरा 1 साल हो गया और ये मेरा दूसरा साल हो गया, यानी कि ये मैं 1 अप्रैल 2022 लेता हूँ यहाँ पर, और ये मेरा यहाँ पर 31 मार्च 2023। अब यहाँ पर देखो 1 अप्रैल 2023 और यहाँ पर क्या हो गया मेरा 30, यहाँ पर क्या हो गया मेरा 31 मार्च 2024। तो ये मेरा 2 साल है, ठीक है, ये मेरा 2 साल है। अब आप ध्यान से देखना, अब मैं इसको जूम करता हूँ, जूम करता हूँ। अब देखना, आप एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको बढ़िया वाली, क्वेश्चन में आपको मज़ा आएगा, ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या आएगा, मज़ा आएगा। देखो अब यहाँ पर मान लेते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, अभी 31 तारीख को हमारा कौन सा स्टॉक होगा, यहाँ पर हमारा कौन सा स्टॉक होगा, उसको तो छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर मेरा कौन सा स्टॉक होगा, तो गाइस यहाँ पर मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है, कौन सा स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यू है, यानी कि ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है यहाँ पर, तो मेरा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर, ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर। तो अब देखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को, सॉरी 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 सॉरी, देखो यहाँ पर, ये देखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा छोटा करने दो उसको मेरे को, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लेस करेंगे। लेकिन देखो ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगले ये 31 मार्च के ठीक एक दिन बाद 1 अप्रैल को हो जाएगा, ठीक है, 1 अप्रैल को यही चीज़, ये सेम चीज़ क्या 1 अप्रैल वाले 2023 वाले सेशन में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक क्या बनेगा, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर ओवर वैल्यू दिखाएगा, ठीक है, ओवर वैल्यू दिखाएगा इस वाले साल के लिए, ठीक है, इस वाले साल के लिए मेरा ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, ओवर वैल्यू होगा, ठीक है, इस वाले साल के लिए, यानी कि 23-24 के लिए मेरा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू दिखाएगा। तो उसको मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है, मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि 1 साल का जो मेरा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल मेरा ओवर वैल्यू कर देगा ओपनिंग स्टॉक को। तो उसी तरीके से आपको देखना है, ठीक है, उसी तरीके से आपको देखना है, ठीक है। क्या हो रहा है ये, तो समझ में आया आपको ये, चलो बढ़िया। तो ये आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बारे में याद रखना, बाकी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है तो आप उसको ऐड कर दोगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो आप उसको ऐड कर दोगे, उसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो आप उसको लेस कर दोगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है तो आप उसको लेस कर दोगे। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है ना। तो आज बड़ा ठीक हो गया,
चलो बढ़िया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपको डेप्रीसिएशन वाला पार्ट ध्यान रख करके करना है, ध्यान रख के करना है। और ये क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है, जब बाद में करेंगे, फिलहाल तो अभी नहीं कर सकते, अभी मैंने लगा नहीं रखा, तो अगली बार से मैं थोड़ा सही से करा करूँगा। तो ओवर वैल्यूएशन है ओपनिंग स्टॉक का, अंडर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का, और उसके बाद ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला आपको ध्यान रखना, फिर डेप्रीसिएशन वाला भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस तो ठीक ही है। चलो बढ़िया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया वाला, और उसके बाद फिर हम आज का सेशन खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो हम जो भी हमने सीखा है वो हम अभी फ़िलहाल लगा के देख ले रहे हैं, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं, 1 सेकंड रुक जाएंगे पहले, तो थोड़ा मैं पानी वानी पी लेता हूँ। यार देखो गर्मी ना बड़ी गंदी हो गई है, ठीक है, अब भी पानी वानी पिया करो, थोड़ा हाइड्रेटेड रहा करो, दूसरों को क्या बोला, मैं खुद ही नहीं रहता। खैर कोई नहीं, अब पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद काम हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखो हमारा क्या है, क्या कह रहा क्वेश्चन, सिमरन परचेज अनीताज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025, यानी कि 1 अप्रैल 2025 को सिमरन ने क्या किया, अनीता का बिजनेस परचेज कर लिया। इट वॉज एग्री टू वैल्यू गुडविल, वैल्यू गुडविल यानी कि हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है गुडविल को, समझ में आया आपको, कैलकुलेट करना है। यस, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू गुडविल 3 ईयर, यानी कि NY, कैसा कलर चल रहा है इस पे, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें, मेरे को कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है, आपको मिल गया यहाँ पर दिया हुआ है। ऑफ एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो ये हमारे प्रॉफिट दिए हुए हैं। प्रॉफिट ऑफ अनीताज बिजनेस फॉर लास्ट 4 ईयर वर 90,000, 1,60,000, 1,80,000, 2,20,000, तो ये प्रॉफिट दिए हुए हैं। फॉलोइंग फर्दर फैक्ट आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट, अब देखो कुछ फैक्ट पता चले जब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट देखे हमने। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, अब देखो ईयर दिया हुआ है, उसी में से माइनस जो प्लस करना वो करना है, या एडजस्टमेंट करनी है हमें, उसी ईयर से करनी है। तो 31 मार्च 2022 पैसे बचते हैं यहाँ पर, स्टार मान लो ऐसे करके, ठीक है। एन एसेट वाज सोल्ड एट गेन, एन एसेट वाज सोल्ड एट गेन प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज। अब ये क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था क्या करते हैं बताओ, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट को लिखा नहीं था मैंने, 1 सेकंड, चलते हैं वहाँ पे। तो देखो चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, तो आप उसका ऑपोजिट भी देख सकते हो। लॉस जो जब होता है हमारा किसी भी फिक्स एसेट के सेल पर, तो हम उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या है, गेन हो गया, तो हम उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। तो अगर हमारे को यहाँ पर गेन हुआ है, तो गेन को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, यानी कि इसको हमें क्या करना, माइनस करना है इस वाले साल के प्रॉफिट से, ठीक है। तो इसको हमें माइनस करना है, अभी आप ध्यान रखना। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023, अब 31 मार्च 2023 को बोला है, तो उसको कट्टस मारो यहाँ पर। अ मशीन वाज डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट एंड 30,000 वाज रिटन ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो लॉस ऑन मशीनरी है, ठीक है, तो लॉस है मशीनरी पे, तो लॉस है मशीनरी पे, तो हम इसे क्या करेंगे, वापस से ऐड करेंगे। लॉस ऑन मशीनरी था ना, सेल हो या फिर लॉस ऑन मशीनरी हो, फिक्स एसेट पे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ऐड बैक करेंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फर्म्स एसेट वर नॉट ensured due to oversight, insurance premium 10,000, it is an expense incurred every year। अब देखो ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2024, तो 31 मार्च 2024 इस वाले ईयर में क्या हुआ, फर्म का कोई एसेट था वर नॉट इंश्योर्ड, यानी कि हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं दिया, ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000 रुपये। अब देखो उस साल हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया, तो हमने एक तरीके से एक्सपेंस नहीं दिखाया होगा, तो एक्सपेंस नहीं दिखाया होगा तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। इट इज़ एन एक्सपेंस इनकर्ड, जो कि हर साल होता है, लेकिन उस साल हमने माइनस नहीं किया, उस साल हमने माइनस किया, इसका मतलब ये नॉट इंश्योर्ड का मतलब उस साल हमने नहीं पे करा।
इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसको हम क्या करेंगे फिर माइनस करेंगे आज के प्रॉफिट से। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो जो पॉइंट मैंने लिखा था कहाँ गया, देखो एनी फर्दर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, उसको हम क्या करेंगे लेस करेंगे, ठीक है, समझ में आया आपको। चलो वैसे भी आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आराम से बन जाएगा, ये कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आराम से बन जाएगा। ये मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, हाँ ठीक है चलो बढ़िया। तो आपको ऐसे करना है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट में एक छोटा सा क्या बनाते हैं हम यहाँ पे, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हम यहाँ पे ये बनाते हैं, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है, फिर कुछ एडजस्टमेंट करेंगे तो वो लिखेंगे, टेबल बना भी सकते हो आपकी मर्जी है, नहीं भी बना सकते हो आपकी मर्जी है, और यहाँ पर फिर एक्चुअल प्रॉफिट लिखेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022, 2023, 2024 और 2025, ठीक है ना, 25 तक है, ओके चलो। तो क्या क्या 90,000, 1,60,000, 1,80,000, 2,20,000, तो क्या है 90,000, फिर उसके बाद 1,60,000, फिर 1,80,000, फिर 2,20,000, तो ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया। अब देखो एडजस्टमेंट वगैरह करेंगे, तो एडजस्टमेंट वगैरह आप ध्यान से करना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट वगैरह आप ध्यान से करना। तो एडजस्टमेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे देखो, तो सबसे पहला 2022 वाले में हम क्या करेंगे, 90,000 था, उसके बाद हमने हमने गेन में बेच दिया एक एसेट को, तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है तो उसको हम माइनस करेंगे, यानी कि इसमें से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर देंगे 10,000 रुपये, इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 10,000 रुपये, क्यों, क्योंकि वो लॉस हो गया हमारा, सेल सॉरी गेन हो गया, तो हम उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद 31 वाले मार्च के दिन हमने एक मशीन डैमेज हो गया जिसका लॉस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, हमारा प्रॉफिट कम आ रहा होगा, तो हमारा प्रॉफिट कम आ रहा होगा तो हम इसको क्या करेंगे ऐड बैक करेंगे। वैसे भी हम लॉस जो होता है फिक्स एसेट पे उसको हम क्या करते हैं ऐड बैक करते हैं, तो आप रट भी सकते हो, आप दिमाग भी यूज थोड़ा सा कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो यार उसको बहुत बार पढ़ लेना, ठीक है, जो मैंने ऊपर ऐड लेस वाला लिखा ना बहुत बार पढ़ना, उसको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। उसके बाद देखो हमने यहाँ पर प्रीमियम इशू नहीं किया, तो हमने आपने देखा जो फ्यूचर प्रीमियम होता है उसको हम क्या करते हैं ऐड बैक करते हैं, तो आप उसको यहाँ पर 10,000 रुपये 10,000 रुपये सॉरी माइनस करते हैं, तो आप 10,000 रुपये यहाँ पर माइनस करोगे, ठीक है। किस में से कर रहे हैं, ये 90,000 में से माइनस किया, 1,60,000 में से माइनस किया, तो 1,60,000 में हमने ऐड किया, 1,80,000 में से हमने माइनस किया, तो 90,000 में से 10,000 घटाओ मेरा 80,000 बचा, फिर 1,60,000 में आप ऐड करो तो 1,90,000, 1,80,000 में से माइनस करो 10,000 तो 1,70,000। अब यहाँ पे इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो ये 2,20,000 रुपये यहाँ पर आ गया। तो अब देखो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है, तो 80,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,70,000 प्लस 2,20,000, तो 6,60,000 रुपये मेरा आ रहा है, 6,60,000 रुपये मेरा आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, क्योंकि मेरे को गुडविल निकालना है तो मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब देखो हमने सबका टोटल पहले ही यहाँ पर कर लिया है, सबका टोटल हमने यहाँ पर पहले ही कर लिया है, तो 6,60,000 डिवाइड बाय 4 ईयर का बोला तो 4 से करेंगे, तो डिवाइड बाय 4, तो कितना आ रहा है, ये 1,65,000 रुपये आ रहा है, 1,65,000 आ रहा है। अब गुडविल निकाल लेते हैं, गुडविल निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, तो 1,65,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 3 दिया होता तो 3 आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो आ जाएगा ये 4,49 4,95,000, ठीक है, 4,95,000 यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।